जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के बीकॉम तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम का द्वितीय प्रश्न पत्र है आयकर एवं अप्रत्यक्ष कर तथा एमकॉम लेखांकन पूर्वार्ध का तीसरा प्रश्न पत्र है कर अधिनियम एवं व्यवहार। दोनों ही प्रश्न पत्रों में आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। पाठ्यक्रमानुसार व्याख्यान प्रारंभ करने से पूर्व आयकर अधिनियम 1961 के परिचय के साथ साथ कर टैक्स का अर्थ, करों के प्रकार तथा कर लगाए जाने के कारणों को जानना होगा। क्या है, व्हाट इज अ टैक्स? प्रारंभ करते हैं कर का अर्थ समझने से। कर एक ऐसी फीस है जो सरकार किसी वस्तु, आय या क्रिया पर प्रभारित करती है। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। यदि कर व्यक्ति की आय या संपत्ति पर सीधे लगता है तो यह प्रत्यक्ष कर है। उदाहरण आयकर। प्रत्यक्ष कर में करदाता स्वयं सरकार को कर जमा करवाता है। यदि कर किसी वस्तु की कीमत या सेवा पर लगता है तो यह अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। उदाहरण जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर में जो व्यक्ति कर का भुगतान करता है तो दूसरे व्यक्ति पर उसका भार डाल देता है, अर्थात कर का भुगतान करने वाला वस्तु या सेवा प्रदाता को कर का भुगतान करता है एवं वस्तु या सेवा का प्रदाता उस संग्रहित कर को सरकार के पास जमा करवाता है। इस प्रकार करदाता स्वयं सरकार को सीधे कर जमा नहीं करवाता है। कर क्यों लगता है? वाई आर टैक्सेस लेविड? कर लगाने का कारण यह है कि यह सरकार के राजस्व का मूल स्रोत होता है। अर्जित खजाने का उपयोग सरकारी खर्चों के लिए होता है, जैसे रक्षा, शिक्षा का प्रावधान, स्वास्थ्य की देखभाल, ढांचागत सुविधाएं जैसे सड़क, बांध आदि। भारत के आयकर संनियम का अवलोकन। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। आयकर सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर है। इस व्याख्यान में हम छात्रों को भारत के आयकर संनियम से परिचित करवाएंगे। भारत की आयकर विधि के घटक इस प्रकार है। आयकर विधि के घटक नंबर 1 आयकर अधिनियम, नंबर 2 वार्षिक वित्त अधिनियम, नंबर 3 आयकर नियम, नंबर 4 परिपत्र एवं अधिसूचनाएं, नंबर 5 न्यायालय के विधिक निर्णय। आयकर से संबंधित विधि के इन साधनों का अब हम विस्तृत वर्णन सीखेंगे। आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट। भारत में आयकर लगाना आयकर अधिनियम 1961 1961 द्वारा शासित होता है। इस व्याख्यान में हम इसको संक्षेप में अधिनियम कहेंगे। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1962 को चलन में आया है। अधिनियम के प्रारंभ में 258 धाराएं तथा 14 अनुसूचियां थी। संसद द्वारा पारित वित्त अधिनियम द्वारा किए जाने वाले संशोधनों से हर वर्ष इनमें परिवर्तन होता रहता है। आयकर अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में नियम बनाए गए हैं जो आयकर अधिनियम के सुचारू संचालन को, प्रशासन को सहज बनाते हैं। वित्त अधिनियम, द फाइनेंस एक्ट। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते हैं। बजट भाषण के अनुसार अनुभाग अ में राजकोषीय क्षेत्रों में सरकार की प्रस्तावित नीतियों का समावेश होता है। बजट भाषण के अनुभाग ब में व्यापक कर प्रस्तावों का समावेश होता है। उपरोक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु वित्त विधेयक संसद में पेश किया जाता है। एक बार ज्यों ही वित्त विधेयक संसद में जाता है तथा उसको पारित करवाकर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की जाती है तो वह वित्त अधिनियम बन जाता है। आयकर नियम, इनकम टैक्स रूल्स। प्रत्यक्ष करों का प्रशासन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी द्वारा किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है।
आयकर अधिनियम के उचित प्रशासन हेतु केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समय समय पर नियम बनाता है। इन नियमों को कुल मिलाकर आयकर नियम 1962 कहा जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखनी चाहिए कि इन नियमों को आयकर अधिनियम के साथ पढ़ना चाहिए। परिपत्र एवं अधिसूचनाएं, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, कतिपय विशिष्ट समस्याओं से निपटने तथा प्रावधानों के अर्थ तथा कार्यक्षेत्र के सामान्य से संदेहों से निराकरण हेतु समय समय पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड परिपत्र जारी करता है। इन परिपत्रों को अधिकारियों तथा करदाताओं के मार्गदर्शन हेतु जारी किया जाता है। विभाग इन परिपत्रों से बाध्य होता है, जबकि ये परिपत्र करदाताओं को बाध्य नहीं करते, परंतु करदाता लाभकारी परिपत्रों का लाभ उठा सकते हैं। निर्णय विधि, केस लॉ। निर्णय विधि का अध्ययन आयकर विधि के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य भाग है। संसद के लिए यह संभव नहीं होता कि उन सभी संभावित विषयों को सोच सके तथा उनकी व्यवस्था कर सके जो किसी अधिनियम के क्रियान्वयन में उत्पन्न हो सकते हैं। अतः न्यायपालिका करदाताओं तथा विभाग के मध्य विवादों की सुनवाई करेगी तथा विभिन्न विषयों पर अपने निर्णय देगी। माननीय उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि देश का कानून बन जाते हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय उन राज्यों में जहां उन उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र बनता है लागू होते हैं। भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास। भारत में सर्वप्रथम 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर लगाया गया था। उस समय यह कर 1857 के सैनिक विद्रोह के कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को हुई आर्थिक हानियों को पूरा करने के लिए लगाया गया था। उस समय आयकर की कर मुक्त सीमा 200 रुपये वार्षिक थी, जो बाद में 1862 में बढ़ाकर 600 रुपये वार्षिक कर दी गई थी। सन 1886 में पहली बार आयकर संबंधी विस्तृत अधिनियम पारित किया गया और तभी से आयकर भारतीय वित्त व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण एवं स्थायी अंग बन गया था। 1916 में पहली बार आयकर की प्रगतिशील दरें प्रोग्रेसिव रेट्स लागू की गई। 1886 के अधिनियम में समय समय पर आवश्यक संशोधन किए गए एवं यह अधिनियम 1917 तक चलता रहा। 1918 में इस अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनियम पास किया गया था, जिसकी प्रमुख विशेषता चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में कर निर्धारण करना था। 1918 का अधिनियम केवल 4 वर्ष ही प्रभाव में रहा और 1922 में इसके स्थान पर एक नवीन अधिनियम आयकर अधिनियम 1922 इनकम टैक्स एक्ट 1922 पास किया गया। इस अधिनियम में चालू वर्ष के सिद्धांत को समाप्त करके गत वर्ष के आधार पर कर लगाने का प्रावधान किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम पास करने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन होते रहे, परंतु 1939 में किए गए संशोधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। 1956 में भारत सरकार ने इस अधिनियम को लॉ कमीशन के सुपुर्द कर दिया। इस समय तक आयकर अधिनियम में बहुत अधिक संशोधन हो चुके थे और इन संशोधनों के कारण अधिनियम बहुत अधिक जटिल हो चुका था। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1958 में पेश की। इस दौरान करदाताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा कर की चोरी के संबंध में सुझाव देने के लिए सरकार ने डायरेक्ट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1959 में पेश की। इस समय तक सरकार इस अधिनियम के स्थान पर नया अधिनियम बनाने के बारे में सोचने लगी थी। अतः इस कमेटी की रिपोर्ट एवं लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 24 अप्रैल 1961 को यह बिल इनकम टैक्स बिल 1961 लोकसभा में पेश किया गया,
तथा 1 मई 1961 को यह बिल लोकसभा की प्रवर समिति को सौंप दिया गया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर सितंबर 1961 में वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया। इस प्रकार पूर्व में स्पष्ट किए गए तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया गया एक अति महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय बजट में आयकर से संबंधित परिवर्तनों का प्रभाव केवल साधारण नागरिक पर ही नहीं होता है, वरन शेयर बाजार, पूंजी निवेश, बैंक जमा तथा जीवन बीमा व्यवसाय तक को भी यह प्रभावित करता है। सरकार की वित्तीय नीति से इन सब का गहरा संबंध है। आयकर से तात्पर्य आयकर आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है। यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा वर्ष भर में कमाई गई कर योग्य आय पर लगाया जाता है। कर योग्य आय का निर्धारण आयकर अधिनियम के अनुसार किया जाता है। कर योग्य आय में से कर मुक्त सीमा तक की आय घटाकर शेष बची हुई आय पर निर्धारित दरों से आयकर चुकाया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की कुल कर योग्य आय 6,80,000 रुपये है तो 2,50,000 रुपये की कर मुक्त सीमा घटाकर शेष 4,30,000 रुपये पर निर्धारित दरों से वह आयकर चुकाएगा। विभिन्न प्रकार के करदाताओं के लिए कर मुक्त सीमा अलग अलग होती है। करदाता कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक व्यक्ति, फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, व्यक्तियों के समुदाय, सहकारी समिति, ट्रस्ट आदि। आयकर किसको देना होता है? प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसकी गत वित्तीय वर्ष की कर योग्य आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो, चालू वित्तीय वर्ष में लागू दरों से आयकर देना होता है। आयकर की विशेषताएं। उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम आयकर की निम्न विशेषताओं को समझ सकते हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष कर। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर से तात्पर्य उस कर से होता है जिसका भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जो उसे चुकाता है। अन्य शब्दों में प्रत्यक्ष कर सीधा वही व्यक्ति सरकार को चुकाता है जिस पर उसका भार लगाया जाता है। नंबर 2, केंद्रीय कर। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया गया एक कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा ही वसूल किया जाता है। नंबर 3, कुल आय पर कर। कर कुल आय पर लगाया जाता है, इसे कर योग्य आय भी कहते हैं। कुल आय की गणना अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है। नंबर 4, कर मुक्त सीमा। यदि आय निर्धारित राशि से अधिक होती है तो आयकर लगता है। कर मुक्त सीमा तक की आय पर कर नहीं लगता। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर मुक्त सीमा निम्न प्रकार है। नंबर 1, वरिष्ठ नागरिक। भारत में निवासी जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है परंतु 80 वर्ष से कम है, 3 लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं चुकाते हैं। नंबर 2, अति वरिष्ठ नागरिक। भारत में निवासी जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक है, 5 लाख रुपए तक की आय पर कर चुकाने से मुक्त है। अन्य इंडिविजुअल्स, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समूह 2,50,000 रुपये तक कर नहीं चुकाता है। नंबर 4, फर्म, कंपनी, स्थानीय सत्ता आदि को किसी प्रकार की न्यूनतम कर मुक्त सीमा नहीं दी गई है। नंबर 5, प्रगतिशील कर की दरें। एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ या समूह की संपूर्ण आय पर एक दर से कर नहीं देना होता। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है कर की दर भी बढ़ती जाती है। वर्तमान में आयकर की न्यूनतम दर 5% तथा अधिकतम दर 30% है। नंबर 6, शिक्षा उपकर। सभी करदाताओं को आयकर एवं अधिभार की राशि पर 4% की दर से शिक्षा उपकर देना होता है। नंबर 7, कर भार। व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार पर कर प्रगतिशील दरों के आधार पर लगता है। इसके कारण धनी व्यक्तियों पर कर भार अधिक होता है एवं गरीब व्यक्तियों पर कर का भार बहुत ही कम या न्यूनतम या नहीं भी हो सकता है।
नंबर 8, प्रशासन। आयकर लगाने एवं वसूल करने का कार्य आयकर विभाग द्वारा किया जाता है। यह विभाग प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के नियंत्रण में कार्य करता है। नंबर 9, आयकर की राशि का बंटवारा। आयकर से एकत्रित राशि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को प्राप्त होती है, परंतु निम्न राशियों में से राज्य सरकारों को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। नंबर 1, कंपनियों से प्राप्त आयकर। नंबर 2, अधिभार की राशि। नंबर 3, शिक्षा उपकर। आयकर लगाने का आधार तथा विधि। करदाता की कुल कर योग्य आय की गणना उसकी निवासी स्थिति के आधार पर निम्न 5 शीर्षकों में वर्गीकृत करके की जाती है। नंबर 1, वेतन से आय। नंबर 2, मकान संपत्ति से आय। नंबर 3, व्यापार तथा पेशे के लाभ। नंबर 4, पूंजी लाभ। नंबर 5, अन्य साधनों से आय। एक करदाता की कुल कर योग्य आय तथा उसके द्वारा देय कर की गणना करने के लिए क्रमवार निम्न विधि अपनाई जाती है। नंबर 1, ऊपर बताए गए आय के प्रत्येक शीर्षक में आय को वर्गीकृत करके उसी शीर्षक में स्वीकृत कटौतियों को घटाने के बाद शेष राशि उस शीर्षक की शुद्ध कर योग्य राशि होगी। प्रत्येक शीर्षक की शुद्ध कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं। सकल कुल आय में से उन कटौतियों को घटाने पर जो कुल आय की गणना करने के लिए अधिनियम की धारा 80C से 80U के अंतर्गत स्वीकृत है, जो राशि शेष बचेगी वह कुल आय अथवा कुल कर योग्य आय कहलाती है। इसके बाद कुल कर योग्य आय पर निर्धारित दरों से कर की गणना की जाती है। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, आयकर का दायित्व। आयकर अधिनियम की धारा 4 कर दायित्व उत्पन्न करने वाली धारा है। इस धारा के अनुसार आयकर निर्धारित वर्ष में लगाया जाता है। यह कर प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है। कुल आय की गणना इस अधिनियम के अंतर्गत कटौतियों एवं कर मुक्ति को ध्यान में रखकर की जाती है। आयकर की दरें वित्त अधिनियम द्वारा प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है।